गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वानी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा, और जिसके लेखक हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावात्मक रिश्तों का बड़ा ही जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों के लिए प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। आजादी को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इस बात को इस कहानी में बताया गया है। लेखक ने दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। यानी यह कहानी उस समय लिखी गई थी जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हमारा देश गुलाम था। लोगों में आजादी की भावना को भरने के लिए यह कहानी लिखी गई थी। साथ ही साथ इस कहानी में लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश, जो नीति विषयक पुस्तक है, नीति की बातें जिसमें बहुत सी बताई गई है, उनका भी उपयोग और विकास किया है। यानी इस कहानी में बहुत सारे नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो आइए हम शुरू होते हैं इस कहानी को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनका आप संक्षिप्त परिचय जान लीजिए कि इस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पात्र है वह है हीरा। हीरा क्या है? हीरा यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। हीरा मोती दोनों किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि कवि ने दो बैलों के नाम दिए। हीरा पछाई जाति का, पछाई जाति एक बैलों का नस्ल है, वैरायटी है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हीरा क्या है? पछाई जाति का सुंदर, सुडौल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र और नैतिक मूल्यों को मानने वाला बैल है। दूसरा है मोती, जो वह भी पछाई जाति का है, बड़ा ही सुंदर, सुडौल है, काम में होशियार है, शक्तिशाली है, अत्याचार के प्रति विद्रोह करने वाला है, परोपकारी, दयालु, करुणायुक्त, त्यागी और सच्चा मित्र है। इसके साथ ही एक गधा है, जो बुद्धिहीन जानवर है, सुख दुख हानि लाभ एवं नुकसान में हमेशा एक समान रहने वाला है, मूर्ख का प्रतीक है और सहनशील है। इसके बाद पात्र है झूरी, जो बहुत ही परिश्रमी किसान है, जानवरों से प्रेम करने वाला है और बैलों के प्रति आत्मीयता एवं दयालुता का भाव रखने वाला है। फिर झूरी की पत्नी, जो गुस्से वाली औरत है, जानवरों से अधिक आत्मीयता या लगाव नहीं रखती है।
एक भैरव की लड़की है, वह भी बहुत दयालु है, परोपकारी है, शांत एवं गंभीर प्रकृति की है और सौतेली मां की प्रताड़ना सहने के कारण बैलों के प्रति प्रेम उमड़ जाता है उसमें। इसके बाद है झुर्री का साला, जिसका नाम गया है। वह बहुत ही स्वार्थी है, अत्याचारी है, क्रोधी है और पशुओं के प्रति असहिष्णु है, दयाहीन है। और सबसे अंतिम पात्र है दढ़ियल कसाई, जो बहुत ही क्रूर एवं कठोर है। बैलों को मारकर बेचने के लिए उन्हें नीलामी में खरीदा। बैलों के झूरी के पास भागकर जाने पर अत्यंत झुंझलाता है वह। तो इस तरह से इतने ही इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो अब शुरू करते हैं इस पाठ को। लेखक कहता है कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा को सबसे इस संसार में बुद्धिहीन माना गया है, मूर्ख माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को भी हम मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गधा सही में मूर्ख है या उसे लोगों ने उसके सीधेपन के कारण पदवी दे डाली है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय यानी जो बच्चा दे चुकी है, उस गाय के बछड़ा के पास यदि हम जाते हैं तो गाय सिंग चलाना चाहती है, विद्रोह करती है। लेकिन गधा इतना सीधा है कि उसको कुछ भी कर लीजिए, उससे कितना भी काम लीजिए, खाने पीने के लिए कुछ मत दीजिए, लेकिन वह कभी विद्रोह नहीं करता है। वह बहुत ही सहिष्णु है, बहुत ही सीधा है। इसी कारण संसार में लोग उसे मूर्ख कहते हैं। यानी लेखक के कहने का आशय है कि अत्यंत सीधापन उचित नहीं है। यदि ज्यादा सीधापन से जिंदगी जिएंगे तो लोग मूर्ख समझेंगे और उसे लूटने का प्रयास करेंगे, उसे सताने का प्रयास करेंगे। इसलिए प्रतिकार करना, विरोध करना समय समय पर आवश्यक होता है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वह कभी असंतोष प्रकट नहीं करता है। कितना भी उससे काम ले लेता है आदमी, उसे कुछ भी खाने के लिए देता है, कभी असंतोष का भाव नहीं दिखाता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो। बैसाख एक देसी महीना का नाम है। बैसाख के महीने में यह कुलेल करता है, क्रीड़ा करता है, खेल करता है, और बाकी महीनों में यह हमेशा शांत रहता है, गंभीर रहता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। बैसाख महीने के अलावे और जो 11 महीने बचे, उन महीनों में कभी भी इसे खुश नहीं देखा जा सकता। एकदम हमेशा गंभीर मुद्रा में रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख अस्थायी रूप से, परमानेंट रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में ऋषि मुनियों के जो गुण गिनाए गए हैं, बताए गए हैं, वे सारे गुण पराकाष्ठा पर गधा में पाए जाते हैं। पराकाष्ठा का मतलब 100%, 100% मुनियों के सारे गुण उसमें समाहित होते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ज्यादा सहनशील होने के कारण आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा।
सद्गुणों का इतना अनादर, श्रेष्ठ गुणों का, सज्जनों का इतना अनादर कभी नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, सीधापन संसार के लिए उचित नहीं है। देखिए ना भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतीय लोग सीधे साधे होते हैं, इसलिए अफ्रीका वाले इसे तरह तरह की यातनाएं देते हैं, इनके साथ अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, सीधापन के कारण। अमेरिका में भी भारतीयों को सताया जाता है, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। किस लिए? क्योंकि भारत के लोग सीधे साधे होते हैं, सहनशील होते हैं, मेहनती होते हैं और विद्रोह नहीं करते हैं। लाख सताए जाने पर भी विद्रोह नहीं करते। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं। हमारे देश में शराब पान निषेध है, शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। हमारे यहाँ शराब का सेवन नहीं लोग करते हैं, इसीलिए अमेरिका वाले सीधा साधा प्राणी समझकर इसे मूर्ख मानते हैं और कहते हैं कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डाउन करते हैं। जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें गम खाकर रह जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी यह भी विद्रोह यदि करना जान जाते तो यह भी सभ्य की श्रेणी में आ जाते, किंतु ये कभी विरोध नहीं करते। किसी के द्वारा दी गई यातना को अपना भाग्य समझकर, प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए लोग इन्हें मूर्ख कहते हैं। जापान की मिसाल सामने है, जापान का उदाहरण देखिए। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। एक बार जब उसने शक्तिशाली अमेरिका देश से मुकाबला किया, ईंट का जवाब पत्थर से जब देना शुरू किया, तो आज उसकी गिनती सभ्य देशों में होती है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा, यानी उससे कम सीधा, कम मूर्ख है, और वह है बैल। गधा से कुछ कम सीधा, कुछ कम मूर्ख जो जानवर है वह है बैल। बैल भी मूर्ख की ही श्रेणी में आते हैं। हम लोग कभी कभी मूर्ख बताने के लिए बैल का भी प्रयोग कर देते हैं, कह देते हैं कि आदमी है, बैल है, यानी मूर्ख है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ बछिया के ताऊ का मतलब बैल। प्रश्न आ सकता है कि पाठ में बछिया का ताऊ किसे कहा गया है, तो इसका जवाब है बैल को कहा गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधा से कम बेवकूफ है, गधा से कम सीधा है, क्योंकि बैल सींग मारता है, वह प्रतिकार करता है, विरोध करता है, लेकिन गधा कभी विरोध नहीं करता है। ये तो इस कहानी की भूमिका थी। अब कहानी प्रारंभ होती है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के 2 बैल थे जिनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति बैलों की एक नस्ल है, बैलों का एक वैरायटी है, एक जाति है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ माना जाता है किसानों के लिए। उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। हर एक किसान पछाई जाति के बैल को खरीदना चाहते हैं। वह पानीदार होता है, वह कभी बैठता नहीं, खूब तेज गति से चलता है, इसीलिए किसान पछाई जाति के बैल को खरीदना ज़्यादा पसंद करते थे। वर्तमान समय में तो बैलों की उपयोगिता कम गई है, लेकिन एक ज़माना था
कि लोग पछाई जाति के बैलों को खरीदने के लिए ज्यादा उत्सुक होते थे, उसके लिए ज्यादा दाम भी देने को तैयार रहते थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचा कद का था, बहुत ही होशियार, चौकस, सावधान काम में। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, भ्रातृत्व हो गया था, प्रेम हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब बिना बोले, ऐसे मूक का मतलब गूंगा होता है, लेकिन मूक भाषा का मतलब हुआ बिना बोले विचार विनिमय करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे, बातचीत करते थे। बैलों की बोली नहीं होती, वे बोलते नहीं है, इसलिए इशारे में दोनों बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, छिपी हुई शक्ति थी, जिस जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी जितना प्रेम पशुओं में देखा जाता है, हीरा मोती में जितने प्रेम थे उतने तो आज आदमियों में भी नहीं देखा जाता है। मनुष्य दावा करता है कि हम सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं, लेकिन जितनी ईर्ष्या, द्वेष, बैर की भावना मनुष्य में उतना पशुओं में नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह मतलब झगड़ा। दोनों सिंग मिलाते थे, लेकिन झगड़ा करने के नियत से नहीं, आपसी प्रेम दर्शाने के लिए, केवल विनोद के भाव से। विनोद माने मनोरंजन, मनोरंजन करने के लिए दोनों एक दूसरे के सिंग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, अपनापन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जैसे जब नई नई दोस्ती होती है तो धौल धप्पा शुरू हो जाती है। धौल धप्पा का मतलब होता है पीठ पर थपथपाना, पीठ से पर हाथ से वार करना, प्रेम, बस उसे धौल धप्पा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दोनों एक दूसरे से सिंग मिलाते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। यानी जिस दोस्ती में धौल धप्पा नहीं, नोक झोंक नहीं, वह दोस्ती सच्ची दोस्ती नहीं मानी जाती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्ती में घनिष्ठता लाने के लिए धौल धप्पा, नोक झोंक भी आवश्यक है। इससे दोस्ती में घनिष्ठता आती है, प्रगाढ़ता आती है। जिस वक्त ये दोनों बैल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों बैल चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे गर्दन पर रहे, जो सच्ची मित्रता का एक मिसाल है, उदाहरण है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खल्ली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि दोनों साथ साथ नाद में मुंह डालते थे, साथ साथ निकालते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झूरी इन दोनों को, गोई मतलब जोड़ी होता है, हीरा और मोती की जोड़ी को ससुराल भेज दिया था। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। बैल को पता नहीं कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है दूसरी जगह। उन्हें समझ में आया कि हमें बेच दिया गया। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बैल जाना नहीं चाह रहे थे दूसरी जगह, इसलिए वे गया को बहुत परेशान किए रास्ते में। दांतों पसीना आना मुहावरा है, बहुत परेशान होना। यानी गया को पसीना छूट गया हीरा मोती को अपने घर ले जाने में।
पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, लेकिन वाणी तो थी नहीं, आवाज तो थी नहीं, तो पूछे तो कैसे पूछे कि हमें क्यों बेच रहे हो, हमें क्यों दूसरे के हाथों में दे रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, मैं तुम्हारी काम करते करते मर जाता, तुम्हारी सेवा करते करते मर जाता, ये कबूल था, लेकिन दूसरे के हाथ में मुझे जो बेच दिया ये युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की कि तुम हमें खाने के लिए नहीं देते हो, हमसे ज्यादा काम लेते हो, इस तरह की मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। जालिम मतलब हत्यारा, गया को बैल हत्यारा की संज्ञा दे रहा, क्योंकि रास्ते में उन दोनों को बहुत पीटा गया था गया के द्वारा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, यानी गया के घर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, दुखी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, अपरिचित लगते थे, अनफेमिलियर लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नजरों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी गांव के सभी लोग जब सो गए, दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, रस्सी तोड़ डाले दोनों मिल करके जोर लगा करके, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः काल जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी बथान, जहां जानवरों को बांधा जाता है, गौशाला, वहां पर दोनों खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव फुंदेदार रस्सी को कहते हैं, यानी रस्सी बीच से टूट गई थी, आधी रस्सी किला में खूंटा में रह गया और आधी रस्सी बैलों के गर्दन में लटक रहे थे। घुटने तक पांव, दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों में विद्रोह की भावना झलक रही थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगाया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, बड़ा ही सुंदर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। हालांकि यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी, यानी ऐसी बात नहीं थी कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी थी। पहले भी इस तरह की घटना घटी थी, यानी बैल पगहिया तुड़ाकर भागे थे पहले भी, फिर भी आज की घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी बच्चों की सभा, बच्चों की टोली ने निश्चय किया कि दोनों पशुओं को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, प्रशस्ति पत्र में क्या किया, सम्मान में क्या किया, तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लाकर उन्हें खाने के लिए दिया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। एक बालक ने कहा, इस तरह का बैल शायद ही किसी के पास होगा। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। तो इन बातों का सबने समर्थन किया, कोई प्रतिवाद, कोई विरोध नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, गुस्सा आ गया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं,
कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी कि हमारे नैहर के लोग क्या कहेंगे कि किस तरह के बैल हैं जो एक दिन भी काम नहीं किए, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। पत्नी के द्वारा किए गए आक्षेप को वह सहन नहीं कर पाया और उसने जवाब दिया, नमक हराम क्यों है? नमक हराम नहीं है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। यानी पति पत्नी में थोड़ी सी बात बढ़ गई। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। पत्नी चिढ़ करके बोलती है, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसी बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते खिलाते हैं। तुम लोगों की तरह केवल खिलाते पिलाते नहीं है, सहलाते नहीं है। यदि खिलाते पिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, जोतना भी जानते हैं। तुम तो केवल इसे खिलाते पिलाते हो, सहलाते हो, दुलार प्यार करते हो, बदले में काम लेना नहीं जानते हो। जितना काम मेरे नैहर के लोग लेते हैं उतना तुम्हें काम लेने नहीं आता है। तुम लोग बुद्धू हो, मूर्ख हो, जो बैलों को इतना खिलाते पिलाते हो, इतना सम्मान देते हो। ये दोनों ठहरे कामचोर, काम से जी चुराने वाले ये बैल हैं। भाग निकले, अब देखूं कहां से खल्ली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। और वही हुआ, जो बोली वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजूर यानी मजदूर, नौकर जो घर का था, उसे सख्त हिदायत दे दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, सूखा भूसा के अलावा और कुछ खाने को नहीं देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, कुछ नहीं था उसके साथ, चुन्नी चोकर भूसी कुछ नहीं, रूखा सूखा दे दिया गया खाने के लिए। तो जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैल द्वार दरवाजा की तरफ ताकने लगे कि अब कोई कुछ चिकना चीज लेकर के आएंगे देने के लिए। खल्ली, चुन्नी, चोकर, भूसा, ये सभी अब कोई लेकर के आएंगे, अब कोई लेकर के आएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देता बे? यहाँ बे गाली का लफ्ज है। इसमें यह भी बताया गया है कि लोग नौकरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस तरह से देखिए, झूरी कहता है कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो नौकर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी यदि मैं चुन्नी चोकर खली यदि नाद में डालता हूं तो मालकिन मुझे मार डालेगी। यानी मालकिन से वह बहुत भयभीत है, क्योंकि वह पहले ही सख्त हिदायत दे चुकी है कि इन दोनों बैलों को सूखे भूसे के अलावे और कुछ खाने को नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों कामचोर हैं। इस पर झूरी कहता है कि चुराकर डालिया, चुराकर यानी मालकिन को दिखा करके नहीं, चुपके से खली भूसी ला करके डाल दो नाद में। नौकर कहता, न दादा न, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। आज मैं इस तरह से कर दूं, यानी खली भूसी डाल दूं, और जब मालकिन मुझे मारेंगी तो आप भी उसी का पक्ष ले लेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे। यह कहानी 5 एपिसोड में विभक्त है।
पहला एपिसोड समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवस।